नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ वाला जो सब्जेक्ट था, मैथ का मॉडल सेट नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो जो आपका सेट 3 है मैथ का, उसका हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व कर चुके थे, सेक्शन बी को भी सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग सेक्शन सी वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। आपका जो मैथ सब्जेक्ट है उसका जो सब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है, हम लोग सब्जेक्टिव वाला को सॉल्व कर रहे थे। तो ए बी तो हो चुका है, आज हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर सी को। चलिए तो देखिए, आपका जो 3 नंबर सेट है मैथ का, उसका सेक्शन सी वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो सेट नंबर 3 का सेक्शन नंबर सी और 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि द्विघातीय समीकरण 2x माइनस 2√2x, उसके बाद लिखा हुआ है +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण दिया है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है 15 नंबर में। ए नंबर में पूछा है विविक्तर यानी डी का वैल्यू निकालिए। बी नंबर में पूछता है मूलों की प्रकृति बताइए, और सी में पूछा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं मूलों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बराबर, तो ए क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का पहले वाला नंबर होता है वो एक कहलाता है। ठीक, कोमा एक्स का पहले जितना भी नंबर है वो पूरा क्या कहलाएगा, बी, यानी b बराबर हो जाएगा -2√2, और जो आखिरी में नंबर बचेगा उसको कहते हैं c, यानी c बराबर कितना आएगा, 1। ठीक है, अब देखिए ए नंबर में आपको विविक्तर बोलता है, विविक्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, d, यानी d का वैल्यू पूछा है। और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए b का वैल्यू कितना है, -2√2 का होल स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूला का -4 का 4 गुना a का मान है 2 तो लिखेंगे 2 गुना, उसके बाद c होता है, c का वैल्यू कितना 1 तो लिखेंगे 1, है ना। अब देखिए जब यहाँ -2√2 का स्क्वायर होगा तो सबसे पहले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, गुना √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा क्या, 2, माइनस 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे और फिर 1 बार आएगा कितना, 8, यानी 4 दूनी यहाँ भी कितना आ गया, 8 घटाओ 8, दोनों को माइनस करके क्या आया, 0, यानी डी का वैल्यू कितना निकल गया, 0। तो आपसे जो क्वेश्चन नंबर 15 में ए नंबर में जो पूछा था कि विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो विविक्तर का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का ए नंबर का आंसर हो गया 0। अब इसके बाद आपसे देखिए क्या पूछा है, ए नंबर में विविक्तर ज्ञात हो गया। बी नंबर में पूछा है मूलों की प्राकृतिक बताइए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए तो मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे मूलों की प्राकृतिक जो होगा वो वास्तविक होगा और 2 बराबर बराबर मूल होंगे। तो इसका आंसर आपको लिखना है 2 बराबर वास्तविक, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 आ जाए तो आपका जो मूलों की प्राकृतिक होगा वो क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। 2 बराबर वास्तविक मूल होता है कब, जब d बराबर आ जाए 0। तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 2 क्वेश्चन हो चुका है, ए और बी। अब सी नंबर में बोला है अगर मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब d का वैल्यू या तो 0 आ जाए या तो d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, तब मूलों का क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो हम लोग सी नंबर को इधर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सी नंबर में हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो x बराबर फॉर्मूला लिखना है। तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, या इस पूरा को हम लोग क्या, d लिख सकते हैं, बटा 2a। तो यहाँ से सॉल्व होगा तो b का वैल्यू कितना है, -2√2 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो बचा 2√2 प्लस b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है, 0। तो हम लोग यहाँ क्या बैठा देंगे, 0। 2a का वैल्यू कितना दिख रहा, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो 2√2, एक बार प्लस में √0 का 0 होता है, बटा 2 दूनी 4 कोमा 2√2 एक बार माइनस में। ठीक है, अब 0 जोड़े या घटाएं तो 0 तो आएगा नहीं, तो ये बचेगा ये दोनों। तो इस दोनों को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, और इसको भी लिख सकते हैं इस तरह। अब इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में। इसको भी काटेंगे, कितना आएगा, 2 बटा √2 बटा 2 कोमा √2 बटा 2।
आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर तो ये हो सकता है, लेकिन अगर इसको और भी छोटा करना हो तो रूट का रेशनलाइज करेंगे। इस रूट का क्या करेंगे, रेशनलाइज, यानी इस रूट से ऊपर भी बटे के और बटे के नीचे गुना करेंगे। इस रूट से भी वही हाल है, इसका भी हम लोग गुना करेंगे इस तरह। ठीक है, इस तरह हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना। तो गुना करने के बाद √2 को √2 से गुना करेंगे 2 आएगा, और नीचे बचेगा 2√2। √2 को √2 से गुना करेंगे तो आएगा 2 बटा नीचे बचेगा 2√2। ये 2 से एक बार में कटेगा, ये 2 से एक बार में, तो बराबर 1 बटा √2 कोमा 1 बटा √2 हम लोग आंसर यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब जो x का वैल्यू निकला वो क्या निकला, 1 बटा √2 कोमा 1 बटा √2। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, इसमें 3 चीज पूछा था, और ये द्विघातीय बहुपद वाला यानी द्विघातीय समीकरण का जो चैप्टर है उससे है। तो पहले आपको d यानी विविक्तर निकालना है जो 0 आया, और जब 0 आएगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और x का वैल्यू निकला तो यही 2 बराबर वास्तविक मूल है, 1 बटा √2 1 बटा √2। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, जो एक प्रमेय है, इसको हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है चैप्टर नंबर जो आपका 6 है त्रिभुज, उसका एक प्रमेय है। ठीक है, और ये थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपका थ्योरम है। तो इस प्रमेय को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है तो दिया है हमें क्या लिखना है, आपको लिखना है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर, एक त्रिभुज है ABC, इसमें भुजा BC के समांतर, ये भुजा BC इसके समांतर खींची गई एक रेखा अन्य 2 भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। तो इसके समांतर खींची गई एक रेखा क्या है, D और E है, जो AB को D पर और AC को E पर काटती है इस पॉइंट पे। ठीक है, इतना आपको लिखना दिया है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। तो आपको लिखना है, सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। उसके बाद रचना, रचना क्या होता है, जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन यानी रचना हम लोग खुद से करेंगे, जो क्वेश्चन में नहीं है उसको रचना में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो रचना में क्या आ जाएगा, तो रचना में आपको लिखना है B और E, B और E तथा C और D को मिलाएं, यानी B और E को हम लोग मिला दिए, C से D तक मिला दिए। जो रचना करेंगे वो डॉट डॉट से आपको दिखाना है। ठीक है, और फिर DM लंब AC एवं EN लंब AB खींचे। अब देखिए DM पे लंब है AC पर। ठीक है, यानी ये AC है, इस पे लंब कौन है, तो इस पे हम लोग लंब खींचे D से M तक 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री। इसके बाद लिखा हुआ EN, तो EN कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। EN लंब है किस पे, AB पर, तो AB पर खींचे। ये रचना है जो हम लोग खुद से किए, तो रचना हो गया। अब आते हैं हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जो प्रूफ करना है उसको बोलते हैं प्रमाण। तो आपको अब लिखना क्या है, यहाँ प्रमाण लिखना है। प्रमाण लिखने के बाद हम लोग यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है एरिया, AR का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया ADE में। देखिए अब हम लोग आते हैं ADE में, इस एरिया में अगर लिया जाए तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, यानी त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार को हम लोग मान लेते हैं A और D है, और इसी के साथ लंब यानी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई EN है। तो हम लोग लिखेंगे AD गुना EN यानी आधार गुना ऊंचाई। इसी प्रकार हम लोग एरिया BDE में भी ले सकते हैं। BDE में इस त्रिभुज का अगर एरिया लिए तो हम लोग का एरिया आ जाएगा BDE बराबर 1/2 DB गुना EN। EN का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अब इस त्रिभुज में चूंकि EN कहाँ आ गया, तो DEB को, ये लाइन को हम इधर या इस लाइन को इधर बढ़ा दे, उस पर जो लंब जाएगा वो भी हम लोग का हाइट का काम करेगा। इसीलिए हो गया 1/2 DB गुना EN, क्योंकि इस एरिया में आपको EN नहीं दिख रहा होगा। BDE में EN नहीं आ रहा, EN तो इसके बाहर आ रहा है ना। तो हम लोग कोई भी आधार को अगर किसी की तरह भी ऊपर या नीचे की ओर बढ़ा दें तो उस पर जो लाइन 90 डिग्री का होगा हम लोग उसको लंब मान सकते हैं, ऊंचाई मान सकते हैं, इसीलिए EN आया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, अब एरिया हम लोग लिखेंगे ADE। अब एरिया देखिए ADE, इसमें भी हम लोग एक बार ले सकते हैं आधार को E
AE और ऊंचाई हो जाएगा DM, इसीलिए लिखा हुआ है 1/2 AE गुना DM। तथा एरिया जो DEC है, एरिया DEC ये वाला, तो इधर वाला एरिया में हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी EC। तो EC ये वाला आया, इस पर कोई ऊंचाई नहीं है, लेकिन इसको आगे की ओर बढ़ाया जाए तो इस पर ऊंचाई आ जाएगा DM, तो ऊंचाई का काम क्या करेगा DM। बात समझ में आया? इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बटा ADE को, यानी एरिया ADE और एरिया BDE, इन दोनों को हम लोग किस में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। ठीक है, जब इसको बटा में लिखेंगे तो आएगा क्या, ADE वाला, यानी ADE वाला मतलब 1/2 AD गुना EN, 1/2 AD गुना EN। इसके बाद बटा में एरिया BDE है और इसका दिया हुआ है 1/2 DB गुना EN, 1/2 DB गुना EN। अब इसमें क्या हुआ कि 1/2 हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 1/2 कट गया ऊपर नीचे, और देखिए यहाँ पर EN और EN भी क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, उसको लिख देना है। तो बचा हुआ है AD बटा DB, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद जो बाकी दो को बचा हुआ है, एरिया ADE बटा एरिया DEC लिखें, ये पूरा इसके सीधा में और ये पूरा इसके सीधा में। तो इसमें भी देखिए कुछ मिलता है, 1/2 पहले कट गया, उसका DM और DM कटा, तो बचा क्या, तो बचा हुआ AE बटा EC, ये बचा, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ये आ गया। अब देखिए हम लोग का एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन यहाँ लिखा है, क्या है, ये प्रॉपर्टीज होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लिखा है चूंकि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BD और E, ये जो त्रिभुज बना है, ठीक दिख रहा होगा BDE, और त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC, ये जो त्रिभुज बना है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर, यानी दोनों में आपको DE और DE आपको दिख जाएगा, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं BC, दोनों का समांतर रेखा क्या, आधार हो गया DE, और ये किसके समांतर है, BC के, यानी एक ही आधार समांतर रेखाओं BC और DE के बीच का ये ट्राइंगल है, यानी BC और DE दोनों समांतर रेखा है, और दोनों ट्राइंगल का आधार DE है। कौन सा ट्राइंगल, एक BDE का और एक DEC का, दोनों का ट्राइंगल अगर लिया जाए तो आधार क्या है, DE है, और ये किसके समांतर है, BC है। तो आधार और समांतर रेखा के बीच में बना हुआ जो कोण होता है, जो त्रिभुज होता है, उसका एरिया हमेशा बराबर होता है। इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये लिखा गया है यहाँ पर, BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, अतः अगर दो त्रिभुज इस तरह बना हो जिसका एक ही आधार हो और दो समांतर रेखा के बीच में बना त्रिभुज हो, तो वो दोनों त्रिभुज के एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया BDE बराबर है एरिया DEC के, ये समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2, 3 का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। ये दोनों बराबर आया, कैसे आया, 1, 2, 3 का प्रयोग कैसे हुआ तो देखना है, समझना है हम लोग को। यहाँ लिखा हुआ ADE बटा BDE, और यहाँ भी है ADE बटा, यहाँ BDE ना होके DEC है, लेकिन DEC बराबर हो सकता है किसके, तो देखिए DEC किसके बराबर हो सकता है, BDE के, यानी यहाँ पर भी क्या है, BDE है, यानी ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को बस इतना लिखना है एग्जाम में। ये थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट है, एक और थ्योरम पाइथागोरस वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो थ्योरम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और एक पाइथागोरस, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 था, जो आपका मैथ का सेट नंबर 3 का जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है, उसका सेक्शन C हम लोग का शुरू हो चुका है, उसमें हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी चित्र बनेगा उसको बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका पूरी नदी का चौड़ाई है। ठीक है, मान लेते हैं A और B क्या है, नदी की चौड़ाई है। अब नदी की तो ये चौड़ाई हो गया, अब नदी की चौड़ाई में हम लोग मान के चलते ये नदी का चौड़ाई तो हो गया, ये हाइट है। यहाँ से नदी का अवनमन कोण ऊपर से मान लेते हैं, ये अवनमन कोण हो गया आपका 30 डिग्री का, ऊपर से बन रहा, और ये हो गया मान लेते हैं 45 डिग्री का।
कितना डिग्री का 45। अब लग रहा होगा अवनवन तो ऊपर होता है, तो अभी समझते हैं हम लोग। देखिए करना क्या है ना, ये अवनवन कोण एक्चुअली बना, सीधा ले लिए तो ठीक है। तो अवनवन कोण इधर वाला हम लोग का बना कितना 45 डिग्री। अब ये अवनवन कोण इस उन्नयन कोण के बराबर होगा, इसीलिए ये 45 को हम लोग नीचे लिखेंगे। और ये अवनवन कोण बना 30 डिग्री का, लेकिन हम लोग को ये 30 डिग्री इसके बराबर होता है, इसीलिए हम लोग का ये एक त्रिभुज जैसा बना, जिसमें मान लेते हैं MN इस जो इसकी ऊंचाई है, आपको दिया गया हाइट, ठीक है। ये हाइट कितना दिया 3 मीटर। यहाँ से M से लेकर N तक का हाइट कितना दिया है पुल का 3 मीटर दिया है, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में आप 3 मीटर है ऊंचाई है ना, नदी की चौड़ाई यानी AB निकालना है। तो हम लोग को 2 ट्राइंगल मिला, एक मिला MNA और एक मिला MNB, ठीक है। चलिए तो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग हम लोग लिखेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। माना AB नदी की चौड़ाई है, ठीक, और MN पुल की ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है। आपको इतना मान लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम लोग लेते हैं एक बार इस ट्राइंगल में एक बार इस ट्राइंगल में, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज MNB में, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ये डिग्री कितना 45 है, तो हम लोग लिखते क्या है MN बटा यानी लंब नीचे कर लेते आधार BN। तो लंब बटा आधार किस में होता है 10 में, और डिग्री कितना दिया हुआ है 45। तो MN का वैल्यू कितना है 3 मीटर, BN पता नहीं है। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, क्रॉस में गुना करेंगे तो BN का मान निकल जाएगा 3 मीटर। कितना मीटर 3 मीटर। अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज इसमें, तो लिखेंगे त्रिभुज MNA में, इस त्रिभुज में फिर लेते हैं हम लोग MN बटा में AN, ठीक है, बराबर लंब बटा आधार किसका होता है 10 का। 10 कितना डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखना है। MN यानी हाइट कितना दिया है 3 मीटर, AN पता नहीं है। 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/√3। अब हम लोग AN का मान निकाल सकते हैं, AN बराबर इसको इससे गुना करेंगे 3√3 मीटर, इसका मान निकल गया। अब चूंकि नदी की जो चौड़ाई है वो AB है, और AB तभी आएगा जब AN को और BN को जोड़ेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AB बराबर, आपको जोड़ना है किसको AN को और BN को, AN जोड़ BN, AN का मान निकला है 3√3, AN का मान निकला है 3√3, BN का मान निकला है 3, ठीक है। हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 प्लस का 1 मीटर। ये आपका नदी की चौड़ाई है, तो हम लोग आंसर यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई बराबर, लास्ट में क्या लिखना होगा, अतः नदी की चौड़ाई बराबर 3 ब्रैकेट में √3 + 1। अगर मान लिया जाए आप 1 को पहले कर दें, √3 को यहाँ लिख दें 1 के जगह में, और 1 के लिख दें √3 के जगह में, तो भी हम लोग का आंसर सही होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 बन गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा हुआ है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है। मान लेते हैं ये पानी पीने वाला एक क्या है गिलास है, इस टाइप से हम लोग पानी पीने वाला एक गिलास बनाते हैं जो शंकु के छिनक का आकार का है, ठीक है, शंकु के छिनक के आकार का है। हम ये गिलास बना दिया, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी ये ऊपर जाएगा ये नीचे, उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो गिलास हो गया। अब इसमें दिया हुआ है इसकी ऊंचाई गिलास की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ऊंचाई है, ठीक है, ये क्या है ऊंचाई। और ये हो गया हम लोग का R1 और ये हो गया R2, R1 R2, ठीक है। अब इसमें हम लोग को लिखना होगा H बराबर 14, H बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया। इसके अलावा लिखा हुआ है कि इसके व्यास दिया हुआ है, यानी ये त्रिज्या हमको पता नहीं है, व्यास पता है। तो अगर हम लोग R1 निकालें R1, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर का आधा, यानी 1 सेंटीमीटर R1 हो जाएगा, और R2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ व्यास। व्यास कितना दिया 4 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक आधा उसका त्रिज्या होता है, तो 4 का आधा 2, तो हम लोग का ये रेडियस निकल जाएगा, ठीक है, त्रिज्या को आधा कर देना है। अब बोला है इस गिलास की धारिता, तो हम लोग लिखेंगे अतः गिलास की धारिता
गिलास की धारिता बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच, उसके बाद R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 गुना R2। ये आपका छिनक का जो धारिता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये आयतन का फॉर्मूला होता है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान को बैठाते हैं। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, एच का मान दिया है 14, R1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, R2 कितना है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, R1 इंटू R2 यानी 1 गुना 2 आएगा कितना 2। अब इसको काटेंगे 7 के पारा में कटेगा 2 बार में, यानी इसको गुना करेंगे तो 44 और बटा में 3, इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और 1 7, 7 को 44 से गुना करते हैं 7 4 28 का 8 हाथ में 2, 7 28 से 2 30, यानी 308, यानी 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि धारिता हो आयतन हो किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में आता है। इसको हम लोग पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। अगर पूर्णांक में आपको तोड़ना हो तो कैसे टूटेगा, हम लोग भागा लगा सकते हैं इसको इस तरह, देखिए 1 बार में 2 बार में 3 दूनी 6 2/3, हम लोग आंसर यहाँ भी कर सकते हैं पूर्णांक के फॉर्म में। तो इसको पूर्णांक के फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं, आएगा आपका आंसर 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इतना ही छोटा बनेगा और आपका ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स के लिए आपको आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 जो सेक्शन सी का आखिरी होगा, और इस प्रकार हम लोग का जो सेट नंबर 3 है मैथ का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव वाला पोर्शन का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा क्या है बहुलक, ठीक है। तो बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है, बस कुछ कंसेप्ट है आपको सुनना है, ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, यानी 10 का डिफरेंस में क्या दिया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बगल में आपको बारंबारता दिया है जिसको हम लोग एफ बोलते हैं। बारंबारता को क्या नाम से जानते हैं, एफ के नाम से, ठीक है। ये बारंबारता है। तो इसके लिए आपका जो बहुलक निकालना है, बहुलक निकालने के लिए आपको कुछ चीज का जरूरत होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है सबसे अधिकतम बारंबारता कौन तो है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है 23 है। तो ये सबसे अधिक बार आया हुआ बारंबारता है। तो ये जो सबसे अधिक बार आएगा इसी का नाम होता है F1। इसी को क्या बोलते हैं F1, यानी F1 23 है। अब F1 के ऊपर वाला को बोलते हैं F0। F1 के ऊपर वालों को क्या बोलते हैं F0। आपको समझना है कि जो बारंबारता सबसे अधिक बार है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इसमें आएगा बारंबारता में, जो सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है 23 है। तो 23 जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को F1 से डिनोट करेंगे। और जो सबसे बड़ा नंबर है जस्ट इसके ऊपर में कोई भी नंबर आ जाए, जरूरी नहीं कि इसको छोड़ने के बाद सबसे बड़ा नंबर 21 है तो 21 लिखना है, ऐसा नहीं है। 23 के ऊपर कुछ भी रहे 5, 10, 15, 11, 6, 21, आपको उसको F0 ही मानना है। F0 21, ये F1 वाला घर था। F1 के नीचे वाला को बोलते हैं F2। तो F2 कितना है 14। आपको F0, F1, F2 मिल गया, इसका हम लोग यूज होगा फॉर्मूला में, इसलिए निकालना जरूरी है। अब देखिए F1 वाला जो हम लोग का बारंबारता था इसके संगत में कौन सा वर्ग अंतराल है। तो F1 23 के संगत में कौन सा वर्ग अंतराल है 35 से 45। तो ये जो वर्ग अंतराल है इसको बोलते हैं हम लोग L, यानी 35 कितना आ गया L के बराबर है, यानी हम लोग का L क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब आपको निकालना है H क्या होता है अंतर, 5 से 15, 15 से 25, कितना का अंतर है 10 का। तो ये हो गया H। इतना हम लोग को वैल्यू इस टेबल से निकालना है, ये टेबल आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अब हम लोग निकालते हैं बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बहुलक, ठीक है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस उसके बाद आएगा ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला होता है, और गुना में क्या लिखा था H। आपको ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है बहुलक का, और बहुलक का जो F0, F1, F2, H, L है वो टेबल से आपको निकालना है। अब मान को बैठाना है। तो L का मान कितना हो गया, L का मान आप देखिए 35 है। तो L के जगह में हम लोग कितना बैठा देंगे 35 प्लस F1 कितना है 23, F0 कितना है 21। तो F1 का मान हो गया 23 और F0 का मान हो गया 21, बटा में है 2F1। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना 23, क्योंकि F1 का मान 23 है, F0 का मान 21, F2 तो F2 कितना है 14।
तो यहाँ बैठ जाएगा 14 गुना h कितना है 10। अब इसको सॉल्व करना है। 35 जोड़ 23 से 21 को घटाएंगे 2 आएगा। अब जाके 2 को 23 से गुना करेंगे तो 46, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे तो आएगा 35। अब गुना में कितना है 10। बस सिंपल सा आपको सॉल्व करते हुए जाना है। ये है 2, ये है 10, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब इसको इससे हमको घटाना तो आएगा कितना 11, यानी 46 से जब हम लोग 35 को माइनस करेंगे तो आएगा 11। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 35 हम लोग 20 को 11 से भागा करेंगे तो 11 से 20 को भागा करते एक बार में जाएगा 11 कम 11, ऊपर से उतरेगा 9, पॉइंट देके 0, 11 8 88, फिर आ गया 2, फिर आएगा 0। तो ये छोटा आ गया। हम लोग भागा करने के बाद लिखेंगे 35 जोड़ 1.8। अब जोड़ने पर आएगा 36.8। ये हम लोग का आंसर हो गया, यानी बहुलक का ये वैल्यू निकल गया 36.8। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुलक बहुत ही आसान है, बस इस टेबल से हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। उसके बाद बहुलक का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वैल्यू पुट करिए, बैठाइए, उसका हम लोग का जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग का फाइनली जो सेट नंबर 3 था मैथ का, वो पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट। सेट नंबर 3 जो मैथ का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन था, उसका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तीनों का वीडियो अलग अलग बना हुआ है। आप पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी को अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग का सेक्शन सी भी कंप्लीट होगा, आप सेक्शन सी को भी देख के ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब हम लोग सेट नंबर 4 का शुरू करेंगे, जो सेट नंबर 4 है सब्जेक्टिव वाला, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ। जय हिंद।